सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 मई को। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। और इसका कोई फिक्स दिवस नहीं होता है, ये साल में 2 बार मनाया जाता है, तो मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस बार याद रखना 2024 में एक तो 11 मई को और 12 अक्टूबर को मना रहे हैं। और इस बार की थीम क्या है? थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स प्रोटेक्ट बर्ड्स। पहली बार इस दिवस को 1993 में मनाया गया था। अच्छा, पक्षियों से ही संबंधित 2-3 दिवस और होते हैं, जैसे कि एक तो वर्ल्ड स्पैरो डे होता है, विश्व गौरैया दिवस, ये 20 मार्च को मनाया जाता है। और एक नेशनल बर्ड डे हम मनाते हैं 5 जनवरी को, तो ये भी ध्यान में रखना। आपको पता है भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस किस राज्य के पास है? तो आंसर होगा केरल। अब इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है, चलो मई के सभी इंपॉर्टेंट डेज को एक बार रिवाइज करते हैं। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया था, लेबर डे, और महाराष्ट्र और गुजरात ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और उसी दिन अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस भी था। 4 मई को कोयला खनिक दिवस। 4 मई को ही अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस यानी कि फायर फाइटर्स डे। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस यानी कि वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस और 7 मई को ही वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया। तो ये मई के अभी इंपॉर्टेंट डेज हम मना चुके हैं, ये आपको याद होने चाहिए। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर कौन बना है? तो आंसर होगा अमूल। तो याद रखना आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, इसके लिए अमूल ये स्पॉन्सर बना है श्रीलंका टीम का। आपको याद होगा इससे पहले हमने पढ़ा था अमूल 2 और टीमों का स्पॉन्सर बना था यहाँ पे। चलो किस किस को याद है कमेंट में लिख के बताओ, मैं आपको आगे तो बताऊंगा, लेकिन पहले आप कोशिश करो। जब तक यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा दूं कि अभी जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 है, इससे हमने कई तरह के प्रश्न पढ़ लिए। चलो सारे एक बार रिवाइज करते हैं। देखो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करें 2024 में, याद रखना ये इसका नवा एडिशन है और 1 से लेके 29 जून 2024 तक ये होगा। कहाँ पे होगा? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा। इस बार कनाडा, युगांडा, अमेरिका पहली बार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। पहली बार ही 20 टीमें इसमें हिस्सा ले रही हैं। मैंने आपको ये भी बताया था इसका जो पहला संस्करण है वो 2007 में हुआ था, वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, जिसको भारत ने जीता था पाकिस्तान को हरा के। और अभी आखिरी संस्करण 2022 में हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसको इंग्लैंड ने जीता था, पाकिस्तान को ही हराया था। और अब देखेंगे इसका नवा संस्करण कौन जीतता है। और बाकी ब्रांड एम्बेसडर भी 3 खिलाड़ियों को बनाया गया, वो भी याद रखना, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को। अभी इसका ऑफिशियल एंथम लॉन्च हुआ था, उसका क्या नाम है या वो ऑफिशियल एंथम है क्या? आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और अभी 6 रेफरी चुने गए, उसमें से एक भारतीय भी हैं, उनका नाम है जवागल श्रीनाथ। और 20 अंपायर चुने गए थे, जिसमें से 2 भारतीय हैं, नितिन मेनन और जयारमन मदन गोपाल। मैंने अभी आपसे पूछा था अमूल ये अभी श्रीलंका टीम का स्पॉन्सर बना है, इसके पहले 2 और टीमों का ये स्पॉन्सर बन चुका है। कौन कौन सी? साउथ अफ्रीका और अमेरिकी टीम का, और अब श्रीलंका का भी बन गया। उसी तरह से कर्नाटक का एक मिल फेडरेशन है नंदिनी, वे आयरलैंड और स्कॉटलैंड का स्पॉन्सर बना था। अच्छा देखो, या तो हमने बात कर लिया आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की, इसी तरह से अभी हमने पढ़ा था कि आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो होगा उसका भी वो नवा संस्करण ही है, और वो कहाँ पे होगा ये ध्यान में रखना, बांग्लादेश में होगा। बाकी आईसीसी की बात करें तो स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर है दुबई यूएई में, और इसके सीईओ हैं जॉफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड से हैं। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन ये कौन कर रहा है? तो आंसर होगा चाइना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 की। 2024 में ये इसका 22वां संस्करण है। कब से कब तक? 12 से लेकर 16 जून 2024 तक। कहाँ पे? चीन के डालियान में। और अभी इसमें भारतीय पुरुष टीम का कप्तान बनाया गया है वेलावन सेंथिल कुमार को, और भारतीय महिला टीम का कप्तान बनाया गया रथिका सीलन को। देखो एशियन टीम स्क्वैश चैंपियनशिप की बात करें, ये हर 2 साल में इसका आयोजन होता है। और अगर बात करें पहली बार पुरुष एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन ये 1981 में हुआ था कराची पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तान ने जीता था। जबकि महिलाओं में अगर बात करें यानी कि पहला महिला एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन ये 1986 में हुआ था
कुआलालंपुर मलेशिया में, जिसको हांगकांग ने जीता था। और भारत कब कब विजेता रहा, अगर ये जानना चाहो तो पुरुषों में तो भारत एक बार विजेता रहा था, जो इसका लास्ट वाला एडिशन था 2022 वाला उसमें। और महिलाओं में भी भारत एक बार विजेता रहा 2012 वाले एडिशन में। बाकी स्क्वैश रैकेट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा चेन्नई में, और इसके हेड हैं देवेंद्र नाथ सारंगी। अभी हमारे एक स्क्वैश प्लेयर हैं जिन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका नाम भी याद रखना, सौरभ घोषाल है, तो ध्यान में रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी किस बैंक ने घोषणा की है कि वे 1 जून 2024 को ग्राहकों के निष्क्रिय खाते बंद कर देगा? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने घोषणा की है कि वे 1 जून 2024 को अपने सभी ग्राहकों के निष्क्रिय बैंक खाते, यानी कि जो इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स हैं, उनको बंद कर देगा। तो अगर आप अकाउंट को बंद होने से बचाना चाहते हैं तो 31 मई 2024 तक अपना केवाईसी पूरा कर लीजिए। अब आप सोचोगे कि बैंक ऐसा क्यों कर रही है, तो अपने खर्चों को कम करने के लिए और ऐसे खातों में धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए। अच्छा, आरबीआई के अनुसार निष्क्रिय खाते यानी कि इनएक्टिव अकाउंट्स किन्हें कहा जाता है? तो ऐसे सेविंग या ऐसे करंट अकाउंट्स जिसमें 2 साल तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होता, तो ऐसे खाते निष्क्रिय हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि ऐसे अकाउंट जिनमें 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और उनका बैलेंस भी जीरो है, हम ऐसे अकाउंट्स को 1 जून 2024 को बंद कर देंगे। हालांकि इन्होंने ऐसा भी कहा कि कुछ ऐसे इनएक्टिव खाते भी हैं जिन्हें हम बंद नहीं करेंगे, जैसे कि 25 साल से कम आयु के ग्राहक जिनके स्टूडेंट अकाउंट्स हैं, और ऐसे अकाउंट्स जो किसी न किसी योजना के अंतर्गत खोले गए, जैसे कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना। तो इनके अंतर्गत जो खाते खोले गए हैं उनको बंद नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक टर्म आपने और सुनी होगी, लावारिस जमा, अनक्लेम्ड डिपॉजिट। इसका मतलब क्या होता है? तो जैसे आपके अकाउंट में कुछ पैसा रखा है आपने, लेकिन फिर 10 सालों तक आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, तो वो आपकी जो जमा राशि है वो लावारिस जमा यानी कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट कहलाती है। अच्छा, लावारिस जमा से एक प्रश्न आपको याद आएगा, पिछले साल हमने पढ़ा था, आरबीआई ने बैंकों में ये लावारिस जो पैसा है इसको ठिकाने लगाने के लिए एक अभियान, एक प्रोग्राम शुरू किया था। जैसे कोई उस प्रोग्राम का नाम बता सकते हैं? तो आंसर होगा 100 डेज 100 पेज नाम से प्रोग्राम शुरू किया था। देखो, पंजाब नेशनल बैंक की बात करते हैं। आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद पंजाब नेशनल बैंक ये सार्वजनिक क्षेत्र का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। स्थापना होती है 1894 में, और ये आप कह सकते हो भारतीय पूंजी से स्थापित होने वाला पहला बैंक है। और यहाँ पे लाला लाजपत राय जी बैंक में खाता खोलने वाले पहले व्यक्ति थे, और 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, एमडी सीईओ अतुल कुमार गोयल है, और इसकी टैगलाइन क्या होती है? तो आंसर होगा यू कैन बैंक अपॉन। तो ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में चाड के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा मोहम्मद इदरिस डेबी इट्नो। तो सैन्य तानाशाह मोहम्मद इदरिस डेबी इट्नो अभी चाड में जो राष्ट्रपति चुनाव हुए थे उसको इन्होंने जीत लिया है। आपको बता दूं, इनके पिता का नाम था इदरिस डेबी, वो भी एक तानाशाह थे। उन्होंने 1990 से लेकर 2021 तक 30 सालों तक देश में शासन किया था। फिर 2021 में उनकी हत्या कर दी गई, और फिर उनके बेटे मोहम्मद इदरिस डेबी इट्नो ने सेना जनरलों के साथ मिलकर के सत्ता हासिल की और देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने थे। और अभी यहाँ पे चुनाव हुए जिसमें उन्हीं को राष्ट्रपति चुना गया, और उन्हीं का नाम है ये मोहम्मद इदरिस डेबी इट्नो। और आपको बता दूं, चाड ये अफ्रीका के साहिल क्षेत्र का पहला सैन्य शासन वाला देश है जहां पे लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। अच्छा, साहिल क्षेत्र का क्या मतलब हो गया? देखो, साहिल का मतलब होता है तट। तो ये पश्चिम और उत्तरी मध्य अफ्रीका का अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो पूर्व में सूडान से लेकर पश्चिम में सेनेगल तक फैला हुआ है। इसकी कैपिटल है एन जमेना, करेंसी है CFA फ्रैंक, और प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा हैं। सुक्सेस मसरा के बारे में तो इसी साल हमने पढ़ा था, ये यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने थे। और अब राष्ट्रपति ये मोहम्मद इदरिस डेबी इट्नो हो गए। चलो, एक बार फिर से इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट आ गया। प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट का जब भी प्रश्न आता है, मैं आपको 2024 में इस तरह के जितने भी प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बने हैं किसी भी देश में, वो सारे आपको रिवाइज करवाता हूं। और अगर आपको ये धीरे धीरे याद हो रहे हैं तो मेरे साथ साथ बोलते चलना, और इनको याद करने का यही एक तरीका है, बार बार रिपीटेशन में लेते जाओ। तो अभी स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर बने थे जॉन स्विनी, इनका नाम है। पनामा के राष्ट्रपति बने थे जोस राउल मुलिनो।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने लॉरेंस वोंग, आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने बनर्जी बेनेडिक्टसन, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने पीटर पेलेग्रिनी, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने अब्दुल फतेह अल सीसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री बने जुडिथ सुमिनवा तुलुका, सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाए फे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफ़ा, हंगरी के राष्ट्रपति बने तामस सुल्योक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे आसिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोवो सुबियांतो, यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन, अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने ओल्जास बेक्टेनोव, फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब और प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी, ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो, ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते, फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने थे फेलिक्स त्सेसिकेली। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में माताओं के सम्मान में माता तीर्थ औंसी उत्सव ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा नेपाल में। तो माता तीर्थ औंसी उत्सव ये नेपाल में एक दिवसीय त्योहार है। ये उत्सव माताओं के सम्मान में मनाया जाता है, जैसा कि नाम से क्लियर है। इसमें लोग अपनी माताओं को मिठाई खिलाते हैं, नए नए कपड़े दे करके और अन्य उपहार सामग्री अर्पित करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस दिन दुनिया भर से नेपाली लोग, भाई नेपाल से बाहर अगर कोई काम करने गए हैं, कोई काम की तलाश में गए हैं, तो वो सभी नेपाली लोग नेपाल में अपने घरों में जाकर के अपनी माँ से मिलते हैं, उनका चेहरा देखते हैं। वे मानते हैं, उनका ऐसा मानना है कि वे उनके माध्यम से परमात्मा को देखते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है, चाहे बात नेपाल की हो रही हो, चाहे भारत की हो रही हो। अच्छा देखो, ये कह रहे हैं कि हम उनके माध्यम से परमात्मा को देखते हैं, लेकिन हम भारतीयों की बात करोगे तो हम कहेंगे कि वही हमारे परमात्मा है। सच है कि नहीं है बताओ? आज हम भगवान के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं कि भगवान ये दे देना, वो कर देना, ये कर देना। बचपन से लेके आज तक हमारे लिए ये सब कौन करते आए हैं? हमारे माँ बाप। बचपन में आपने मम्मी पापा को बोला, मम्मी गाड़ी दिला दो, मम्मी आइसक्रीम खिला दो, मम्मी ये वाला लंच बॉक्स लूंगा, मम्मी ये किताब दिला दो, वो दिला दो, ये कर दो, वो कर दो। सारी इच्छाएं पूरी होती थी आपकी। तो हमारे माँ बाप भगवान का ही रूप है। तो बड़ा अच्छा त्योहार है, बड़ा अच्छा उत्सव है। इस तरह का उत्सव तो रोज मनाना चाहिए। कम से कम उत्सव के बहाने ही सही, जो लोग बाहर रहते हैं वो कम से कम एक बार अपने माँ बाप से मिलने तो जाते हैं। और अगर इसकी बात करें तो ये दिन बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अच्छा, बात नेपाल की है तो मैं आपको नेपाल ले चलता हूँ। ये रहा मैप में नेपाल। देखो, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। काठमांडू में आपको सार्क का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी है नेपाली रुपया और प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेपाल के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? सूर्य किरण नाम की एक्सरसाइज करते हैं। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। देखो आप यहाँ पे मैप में, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अभी आपको याद होगा, नेपाल ने 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया था और नेपाल ने पोखरा को अपना टूरिज्म कैपिटल भी बनाया था। अभी बिस्किट यात्रा महोत्सव, ये प्रश्न मैंने आपसे कल ही होमवर्क के रूप में पूछा था। तो बिस्किट यात्रा महोत्सव नेपाल में मनाया जाता है। अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन ये काठमांडू में हुआ था। कई देशों ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत भी एक देश था। और अभी रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का आयोजन ये नेपाल में ही हुआ। समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश नेपाल ही है। और अभी इसने एक महान काम किया था, आपको पता है, 100 रुपए का नोट जारी किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को इसने शामिल कर लिया। कभी कभी हमें लगता है कि नेपाल बड़ा प्यारा देश है, लेकिन कभी कभी इस तरह की हरकतें कर देता है ये, और आप सबको पता है किसके बहकावे में आकर के ये करता है। खैर, नेपाल से ये सारे पॉइंट्स हमने देख लिए, याद रखना। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने सर्वाधिक निर्यात ये कहाँ किया? तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। तो अभी वाणिज्य मंत्रालय ने अभी वित्त वर्ष 2023-24 के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट के डेटा को रिलीज किया है। मतलब इसमें बताया गया कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत से किस देशों में हमने एक्सपोर्ट किया, और उसी से हमें पता चला कि हमने सर्वाधिक एक्सपोर्ट किया है यूनाइटेड अरब अमीरात को। यहाँ पे हमने $35.6 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, निर्यात किया। वैसे हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट था वो कितना था? $778 बिलियन का, जो कि अगर लास्ट ईयर से आप देखोगे तो वो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 0.23% ज्यादा है। तो इस $778 बिलियन में हमने यूनाइटेड अरब अमीरात में $35.6 बिलियन का एक्सपोर्ट किया, जो कि सबसे ज्यादा है।
अच्छा, इसी तरह से एक आध प्रश्न अभी हमने और पढ़े थे। एक तो अंकटाड की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट के मामले में भारत 7वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। और हमने पढ़ा था वित्त वर्ष 2023-24 में ही इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के एक्सपोर्ट में टॉप स्टेट तमिलनाडु था। वैसे ओवरऑल एक्सपोर्ट में अगर बात करोगे तो गुजरात टॉप पर है। और यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करें तो कैपिटल अबू धाबी होती है, करेंसी दिरहम है। और आपको याद है 2023 में कोप 28 का आयोजन कहां पे हुआ था? यूनाइटेड अरब अमीरात में। अब एक बिल्कुल प्यारा सा सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि 2024 में कोप 29 का आयोजन ये कहां पर होगा? ये प्रश्न शायद भी पहले मैं आपसे पूछ चुका हूं, तो इसका उत्तर करना आप लोगों के लिए बड़ा आसान होगा, लेकिन प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो जिसको नहीं याद है वो याद कर लेना। ये बीच बीच में मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न ही पूछता हूँ, और इनका एक मकसद ये भी है कि मैं आपसे पूछूंगा, आप आंसर लिखोगे, या जिनको आंसर नहीं पता वो ढूंढ करके आंसर लिखेंगे, तो इस बहाने कम से कम उनको याद तो हो जाएगा। और हाँ गाइज, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी इन सभी का क्विज मिल जाएगा, प्रैक्टिस करने के लिए टेस्ट आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री हैं, पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। और पीडीएफ और टेस्ट अब तो मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाते हैं। पहले टेस्ट यानी कि क्विज तो पहले मॉर्निंग में ही अपलोड हो जाती थी, लेकिन पीडीएफ में टाइम लग जाता था, वो दिन तक या शाम तक हो पाती थी। लेकिन अब मॉर्निंग में ही मैं अपलोड कर देता हूँ बना करके, क्योंकि जहां मुझे लगता है इतना समय लग गया, थोड़ा बहुत समय और सही। आप खुश रहो बस। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन ये एक बार फिर से अभी रशिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपको याद है हमने पढ़ा था अभी व्लादिमीर पुतिन ये रशिया के 5वीं बार प्रेसिडेंट बने हैं, और अब 6 सालों तक ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बने रहेंगे। और अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन गए हैं मिखाइल मिशुस्तिन, तो इनका नाम भी ध्यान में रखना। बाकी रशिया की बात है तो चलो आपको रशिया ले चलते हैं। ये रहा मैप रशिया। इसकी कैपिटल होती है मॉस्को, करेंसी है रूबल। अभी आपको याद होगा रशिया ने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया था। अभी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स आया था, उसमें रशिया टॉप पे रहा था, भारत 10वें स्थान पे था। अभी रशिया में नए भारतीय राजदूत एम्बेसडर बने थे, विनय कुमार उनका नाम है। रशिया के सेबर बैंक ने किस नाम से AI चैटबॉट बनाया? तो आंसर होगा गीगा चैट। और रशिया का ये जो सेबर बैंक है ये भारत में अपनी एक ब्रांच भी खोलेगा, कहाँ पे? बंगलुरु में। और याद रखना 2024 में ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा है कौन? रशिया। वैसे तो नियम के अनुसार ब्राजील को करना चाहिए था, क्योंकि लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका ने किया था, तो ब्राजील का नंबर आता है इस बार। लेकिन ब्राजील ने कहा कि मैं ऑलरेडी G20 को होस्ट कर रहा हूं, तो एक साथ दो को नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए रशिया इसको होस्ट कर रहा है इस साल। तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दक्षिण एशियाई में म्यांमार के बाद बहुसंख्यक जनसंख्या में कहां गिरावट देखी गई? तो आंसर होगा भारत। तो अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट का नाम है धार्मिक अल्पसंख्यकों का हिस्सा एक क्रॉस कंट्री विश्लेषण, यानी कि शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस। मतलब इसमें सभी दक्षिण एशियाई देशों की स्टडी की गई, और फिर उसके बाद ये बताया गया कि किस देश में जो वहां की मेजोरिटी संख्या है, जो बहुसंख्यक आबादी है, वो किस देश में या तो बढ़ी है या घटी है। तो एक लाइन तो इन्होंने प्रश्न में ही दे दिया, देखो कि दक्षिण एशियाई देशों में म्यांमार ऐसा देश है जहां की जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, जो बहुसंख्यक जनसंख्या है, वहां पे सबसे ज्यादा गिरावट आई है। इन्होंने टेबल भी जारी की है, टेबल के अनुसार आप देख सकते हैं कितनी गिरावट आई, 9.84%। इतनी पॉपुलेशन में गिरावट आई है, मेजोरिटी पॉपुलेशन में। और ये कब तक के आंकड़े हैं? 1950 से 2015 तक के आंकड़े। मतलब 1950 से लेकर 2015 तक में इतनी गिरावट दर्ज की गई है। और इसके बाद भारत का नंबर आता है। भारत में कितनी गिरावट देखी गई? 7.82%। भारत में आपको पता है मेजोरिटी जो जनसंख्या है वो हिंदुओं की है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 1950 से लेके अभी 2015 तक हिंदुओं की जनसंख्या में, या हिंदू न बोल करके मैं यूं बोल दूं, यहाँ की मेजोरिटी जनसंख्या में गिरावट आई। और कितनी गिरावट दर्ज की गई है? 7.82% इस रिपोर्ट के अनुसार। बाकी यहाँ पे और भी देशों की लिस्ट जारी की गई है। यहाँ पे प्लस का मतलब हो गया जनसंख्या बढ़ी है, माइनस मतलब हो गया जनसंख्या घटी है, परसेंटेज में दे रखी है सारी। तो अभी जो हमने रिपोर्ट में देखा, अभी जो हमने प्रश्न में देखा कि साउथ एशियन कंट्रीज में वो कौन सा देश है जहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई, तो फिर आंसर हो जाएगा म्यांमार। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछ ले, साउथ एशियन देशों में ऐसा कौन सा देश है जहां की मेजोरिटी जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है सबसे ज्यादा, तो
तो आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में अगर बात करें मेजोरिटी जनसंख्या किनकी है, मुस्लिम्स की है। भारत में आप जानते ही हो हिंदुओं की है। और वहीं अगर म्यांमार में बात करें तो वहां की जो मेजोरिटी जनसंख्या है, मेजोरिटी पॉपुलेशन है, वो है थेरवाद बौद्धों की, यानी कि बुद्धिज्म। तो वैसे तो इस रिपोर्ट में और भी कई सारी चीजें बताई है, लेकिन जो आपके काम की चीज है, जो एग्जाम में पूछी जा सकता है, वो डेटा है। वो डेटा मैंने आपको बता दिया है। अब देखो, ये रिपोर्ट किसी प्राइवेट एजेंसी ने जारी नहीं की है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की तरफ से ये रिपोर्ट आई है। तो एग्जाम में इस तरह की रिपोर्ट से प्रश्न बन जाते हैं और डेटा पूछ लिया जाता है। डेटा ही पूछा जाता है अक्सर। तो अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रश्न को आप उसी तरह से कंसीडर कीजिए कि ये प्रश्न आपको नंबर दिलाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पॉलिटिक्स मत घुसाइएगा, वरना आप ही परेशान होंगे। एक स्टूडेंट की तरह रहिए, जिस तरह से बाकी प्रश्न पढ़ते हो, उनको समझते हो, अपनी डायरी में अपने दिमाग में नोट करते हो और आगे बढ़ जाते हो, वही आपका आचरण होना चाहिए एज ए स्टूडेंट। मैं चाहता तो ये प्रश्न छोड़ सकता था, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और मेरा काम यहाँ पे आपको करंट अफेयर से अपडेट रखना है। करंट अफेयर्स मतलब क्या हो गया, जो भी अच्छी न्यूज आ रही है एग्जाम के लिहाजा से। वैसे तो बहुत सारी न्यूज आती हैं, लेकिन एग्जाम के लिहाजा से जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आप तक प्रोवाइड करना, आपको चीजें समझाना, ताकि उससे प्रश्न बनेगा तो आप वो सही करके आओगे, नंबर आपके आएंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इससे ज्यादा मेरा कोई मतलब नहीं होता। ना मुझे किसी पार्टी से लेना देना है, ना मेरे को ये पार्टी खाने को देगी, ना वो पार्टी खाने को देगी। मेरे बुरे वक्त में मुझे कोई नहीं पूछेगा। पार्टियां किसी की सगी नहीं होती है। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, वहीं से मैं डेटा लेकर के आ रहा हूं। तो आप लोग थोड़ा समझा करें। उम्मीद करूंगा अभी आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अभी शायद बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा कि मैं बोल क्या रहा हूं। ये उन्हीं को समझ में आएगी जिन्होंने कल शाम को मैंने वीडियो अपलोड किया था, लेकिन फिर कुछ स्टूडेंट्स के नेगेटिव कमेंट आए, उस कारण से मुझे वो वीडियो ही हटाना पड़ा। वीडियो बनाने में मुझे मेहनत करनी पड़ती है, 3-4 घंटे लगे थे। लेकिन आप समझा करो, मुझे मजा नहीं आ रहा इन सब चीजों में पढ़ के। एक तो रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आई है और टाइम्स ऑफ इंडिया में, हिंदुस्तान टाइम्स में, इन सब में पब्लिश हुई है। तो आपके एग्जाम के लिहाजा से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको करवाया था। और बाकी मैंने आपको ज्यादा चीज नहीं बताई थी, 5-6 मिनट का वीडियो था। जो भी डेटा इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया था। खैर कोई बात नहीं, रहते हैं हर तरह के स्टूडेंट्स। लेकिन अभी आपको समझ में आ गया ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जेम्स एंडरसन ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आप सब जानते हैं इनके बारे में। ये इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज हैं ये जेम्स एंडरसन, जिन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने 400 इंटरनेशनल मैचेस में 987 विकेट लिए अभी तक। आपको याद होगा, इसी तरह से हमने पढ़ा था एक कॉलिन मुनरो का नाम, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं और अभी इन्होंने भी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। और अभी हाल ही में कुछ और खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट लिया, संन्यास लिया। उनकी भी अगर बात करें तो साई प्रणीत, आप जानते ही हो, भारतीय बैडमिंटन प्लेयर हैं, रिटायरमेंट ले लिया। और इसी तरह से जापान के एक बड़े फेमस बैडमिंटन प्लेयर हैं केंटो मोमोटा, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। और सौरभ घोषाल हमने पढ़ ही लिया, स्क्वैश प्लेयर हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। तो ये सारे नाम अभी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। बाकी ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और आज आपका वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो भी आ रहा है, तो अगर आप वीकली वीडियो देखते हैं तो वो आपको मिल जाएगा। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो अभी हम 11 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। देखो, पहले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी मई 2024 में भारत और किस देश के बीच में शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में। कहां पे? मेघालय के उमरोई में। फिर पूछा अभी हवा से CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट ये कहां पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा आइसलैंड में। और इस प्लांट का नाम भी याद रखना, मैमथ है। फिर पूछ रहे हैं अभी किसने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा काइसेन विल्सन। फिर पूछा अभी हाल ही में जारी दुनिया के टॉप 50 सबसे अमीर शहरों में भारत के कितने शहर शामिल है? 2 हैं, मुंबई और दिल्ली। टॉप पर न्यूयॉर्क है। फिर पूछा किस राज्य सरकार ने पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तराखंड ने। फिर पूछा अभी भारतीय बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच कौन बन गए? तो आंसर होगा स्कॉट फ्लेमिंग। फिर पूछ रहे हैं किस कंपनी ने भारत में अपना वॉलेट ऐप लॉन्च किया? तो आंसर होगा गूगल ने। फिर पूछा विश्व एथलेटिक्स दिवस ये हमने मनाया कब? 7 मई को। और फिर पूछ रहे हैं अभी लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष कौन बन गए? आर शंकर रमन बन गए। और आखिरी प्रश्न पूछा किस देश के क्रिकेटर कॉलिन मुनरो ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो आंसर होगा न्यूजीलैंड ने। तो चलो भी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था अभी किसने हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नाम की बुक को लिखा? तो वहां के जो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।